वेलकम टू अवर चैनल। मैं कपिल कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके बीच। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सम विच्छेद बिंदु। क्लियर। सम विच्छेद बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो नेट जेआरएफ डीएसएसबी यूपी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हो, चाहे नेट जेआरएफ एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हो। किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन ले लीजिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन हर हाल में आते ही हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। मैं इस टॉपिक के अंतर्गत सारी चीज़ों पर डिटेल बात करूंगा। अच्छे से आपको समझना है, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, ताकि इसी प्रकार की वीडियो मैं बनाता रहूं, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक, ब्रेक इवन एनालिसिस। क्लियर। तो जानते हैं थोड़ा ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में। ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है? देखिए, ब्रेक इवन एनालिसिस अगर मैं आपसे कहूं तो सम विच्छेद बिंदु से कहते हैं हिंदी में। सम विच्छेद बिंदु, सम विच्छेद बिंदु। ठीक है। अब प्रश्न हमारे सामने यह उठता है कि समविच्छेद बिंदु होता क्या है। समविच्छेद बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर व्यापारी को, या कह सकते हैं फर्म को, ना लाभ होता है ना हानि। तो क्या कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट को? ऐसा बिंदु जहां पर फर्म को ना लाभ हो ना हानि। कहने का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट इसे हम कहेंगे। बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसे हम नो प्रॉफिट पॉइंट भी कह सकते हैं, जीरो लॉस पॉइंट भी कह सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। क्या होता है ज़रा थियोरेटिकल समझते हैं। समविच्छेद बिंदु उत्पादन या बिक्री का वह बिंदु होता है जिस पर फर्म को ना लाभ होता है और ना हानि। मैंने आपको बताया कैसा बिंदु है। ऐसा बिंदु जहाँ पर फर्म को ना लाभ होता है ना हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। इसे अलाभ बिंदु, अलाभ का मतलब नो प्रॉफिट पॉइंट भी कहते हैं, शून्य हानि बिंदु भी इसे कहते हैं। इसकी कुछ डेफिनेशंस इस प्रकार है। मैंने आपको बताया, अगर आपसे पूछा जाए समविच्छेद बिंदु क्या है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा समविच्छेद बिंदु क्या होता है, तो होगा ऑप्शन में दिया होगा ना लाभ होता है ना हानि। मैंने आपको बताया ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फर्म को ना तो लाभ होता है और ना हानि। क्लियर। चलिए इसकी परिभाषा के बारे में समझ लेते हैं। चार्ल्स टी हार्नग्रेन ने जो परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है समविच्छेद बिंदु बिक्री की मात्रा का वह बिंदु है जिस पर कुल आगम और कुल व्यय बराबर होते हैं। कहने का मतलब टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसे शून्य लाभ तथा शून्य हानि का बिंदु भी कहते हैं। केलर एवं फरेरा के अनुसार जो परिभाषा है, किसी कंपनी अथवा कंपनी की किसी इकाई का समविच्छेद बिंदु विक्रय आय का वह अंतर है जो इसकी स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब वो कहता है समविच्छेद बिंदु विक्रय आय का वह अंतर है जो इसकी स्थिर, स्थिर का मतलब फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट के टोटल के बराबर होता है। चलिए जानते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फर्म ब्रेक इवन पॉइंट की जो नंबर एक विशेषता है, फर्म न लाभ न हानि की स्थिति में होती है। कहने का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट और नो लॉस। बात क्लियर। आगे दूसरा पॉइंट है, फर्म की कुल आगम कुल लागत के बराबर होती है। कहने का मतलब फर्म की जो टोटल रेवेन्यू है टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। थर्ड पॉइंट है, कंट्रीब्यूशन की राशि, अंशदान जिसे हम बोलते हैं, स्थिर लागत के बराबर होती है। कहने का मतलब कंट्रीब्यूशन बराबर होता है फिक्स कॉस्ट के। ठीक है, ये इसकी क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं के कारण इनको इक्विलिब्रियम पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। चलिए आगे, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ब्रेक इवन पॉइंट कैसा पॉइंट है? ऐसा बिंदु जहाँ पर फर्म को ना लाभ होता है ना हानि। इतना आपको डिटेल में याद रखना है। आगे बात करते हैं इसकी मान्यताओं के बारे में। समविच्छेद विश्लेषण की मान्यताएं, एजम्पशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। क्या क्या मान्यताएं हैं? समविच्छेद विश्लेषण निम्न मान्यताओं पर आधारित है। कौन कौन सी मान्यताएं हैं इसकी? समविच्छेद विश्लेषण किन किन मान्यताओं पर आधारित होता है? नंबर एक है स्थिर और परिवर्तनशील लागतें।
संविच्छेद विश्लेषण की आधारभूत मान्यता यह है कि लागत के सभी तत्वों को दो भागों में बांटा जाता है। कहने का मतलब दो भाग कौन कौन से होंगे, एक तो होगा फिक्स कॉस्ट, दूसरा होगा वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर, फर्स्ट हो गया फिक्स कॉस्ट, दूसरा हो गया वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा पॉइंट है परिवर्तनशील लागत की आनुपातिकता। यह माना जाता है कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत स्थिर रहती है। क्या माना जाता है, इसकी क्या मान्यता है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या रहती है, प्रति इकाई स्थिर रहती है। कहने का मतलब प्रति इकाई वेरिएबल कॉस्ट क्या रहती है, फिक्स रहती है, अर्थात यह लागत उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर आनुपातिक रूप से परिवर्तित होता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स रहती है, अगर उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है तो यह आनुपातिक रूप से क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अगला पॉइंट है स्थिर लागत की भी निश्चितता होती है। शून्य उत्पादन से लेकर उत्पादन क्षमता तक किसी भी क्षमता में उत्पादन करने पर स्थिर लागत की कुल राशि निश्चित और अपरिवर्तित रहती है। कहने का मतलब यह है, मान ली एक फर्म की स्थिर लागत 10,000 रुपये है। क्लियर, चाहे वो 1 यूनिट बनाए चाहे 1,000 यूनिट बनाए, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। कहने का मतलब उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये भी इसकी क्या एक मान्यता है। तो आप अगली मान्यता क्या है, विक्रय मूल्य की स्थिरता। विक्रय मूल्य भी स्थिर रहता है। विक्रय के सभी स्तरों पर प्रति इकाई विक्रय मूल्य क्या रहता है, एक समान रहता है, अर्थात वस्तु की पूर्ति के घटने या बढ़ने से बाजार में विक्रय मूल्य पर कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे वस्तु की मात्रा घटे, वस्तु की पूर्ति कम हो या ज़्यादा, सेल्स प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगला पॉइंट है लागत का रेखीय व्यवहार। लागतों का रेखीय व्यवहार होता है, अर्थात लागत समंकों को रेखा चित्र पर प्रदर्शित करने की एक सीधी रेखा बनती है। बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। क्लियर, तो 5 पॉइंट हमने अभी तक पढ़े। क्या क्या, नंबर 1 स्थिर और परिवर्तनशील लागतें। परिवर्तनशील लागतों की आनुपातिकता, कहने का मतलब परिवर्तनशील लागत एक क्या होती है, प्रति इकाई स्थिर रहती हैं और उत्पादन के बढ़ने पर क्या होती हैं, आनुपातिक रूप से बढ़ जाती हैं। स्थिर लागत की निश्चितता है, चाहे उत्पादन 1 इकाई का करें या 10 इकाई को करें या 10,000 इकाइयों को करें, स्थिर लागत फिक्स रहती है। विक्रय मूल्य, चाहे बाजार में वस्तु की पूर्ति कम हो या बढ़े ज़्यादा हो, बाजार मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे है लागतों का रेखीय व्यवहार होता है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। छठा पॉइंट है, ये भी इनकी क्या है, मान्यताएं ही हैं। तकनीकी स्थिरता। यह माना जाता है कि जिस अवधि के लिए संविच्छेद विश्लेषण किया जा रहा है उस अवधि में उत्पादन पद्धति, मशीनों की कुशलता या तकनीकी पद्धतियों में अंतर नहीं होगा। कहने का मतलब जिस समय किसी वस्तु को बनाया जा रहा है उस समय ना ही उसकी उत्पादन पद्धति बदली जाएगी, ना ही मशीनों की कुशलता, ना ही पद्धतियों में कोई अंतर होगा। इसके अंदर की महत्वहीन भूमिका। अगला पॉइंट है स्टॉक की जो महत्वहीन भूमिका है। उत्पादन और विक्रय लगभग बराबर माने जाते हैं, अर्थात जो भी उत्पादन होता है वह साथ साथ बिक जाता है और तैयार माल के स्टॉक की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। तो बात यहाँ तक समझ आ गई। अगला पॉइंट है सामान्य मूल्य में स्तर में स्थिरता होती है। लागत के विभिन्न तत्वों जैसे सामग्री, मजदूरी, अदर एक्सपेंसेस के संबंध में यह मान लिया जाता है कि निश्चित अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला पॉइंट है उत्पादन मिश्रण की स्थिरता। उपक्रम में केवल एक ही वस्तु का उत्पादन और विक्रय होता है। यदि एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय होता है तो विक्रय मिश्रण का अनुपात निश्चित और स्थिर रहता है। उसमें कहा गया है, बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी। मात्रा और लागत के संबंध। संविच्छेद विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि उत्पादन की मात्रा ही ऐसा घटक है जो लागत को प्रभावित करता है। इसकी एक मान्यता क्या है, उत्पादन की मात्रा ही एक ऐसा घटक है जो लागत को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अगर उत्पादन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो लागत बढ़ जाएगी, उत्पादन की मात्रा को कम कर दिया जाए तो लागत कम हो जाएगी। क्लियर, तो ये हमने पढ़ी थी संविच्छेद बिंदु की मान्यताएं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। आगे एक बात करते हैं इस संविच्छेद विश्लेषण की सीमाओं के बारे में। किसके बारे में, इसकी सीमाएं पढ़ेंगे। लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। लिमिटेशंस क्या क्या हैं, देखिए। नंबर 1 लिमिटेशन है स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों में विभाजन। परिवर्तनशील लागतों में विभाजन,
बीईपी की जो लिमिटेशंस हैं और मान्यताएं हैं दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बस समझना है आपको। क्या है? समविच्छेद विश्लेषण की सीमाएं क्या क्या हैं? स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों में विभाजन। कहने का मतलब जो कॉस्ट है हमारी उनको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो फिक्स कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। सभी लागतों को स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में विभाजित करना कठिन होता है। वास्तविकता यह है कि व्यवहारिक जीवन में ना तो कोई लागत पूर्णतः स्थायी होती है, ना ही पूर्णतः परिवर्तनशील। ठीक है। अगला पॉइंट है उत्पादन लागत पर अन्य अवधि के प्रभाव पड़ते हैं। किसी अवधि विशेष की लागतें पूर्णतः उस अवधि के उत्पादन से निर्धारित नहीं होती। उस पर अनेक घटकों जैसे मशीन की क्षमता, श्रम, मशीनों की कुशलता, लागत नियंत्रण की प्रभावशीलता तथा प्रबंधकीय नीतियों आदि का प्रभाव भी पड़ता है। वास्तव में यह सभी कारक दीर्घकाल तक स्थिर नहीं रहते, जबकि समविच्छेद विश्लेषण में उत्पादन की मात्रा के अतिरिक्त अन्य सभी कारक स्थिर माने जाते हैं। कहने का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट में उत्पादन की मात्रा को छोड़कर सभी कारक क्या माने जाते हैं? स्थिर माने जाते हैं। अगला है रेखीय व्यवहार होने की सीमा है। लागत का कैसा व्यवहार होता है? रेखीय व्यवहार। यह माना जाता है कि स्थिर लागत पूर्णतः स्थिर रहती है और परिवर्तनशील लागत पूर्णतः आनुपातिक रहती है, लेकिन व्यवहार में 100% ऐसा नहीं होता। अगला पॉइंट है अधिकतम और अनुकूलतम उत्पादन। यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि अधिकतम लाभ के लिए अधिकतम उत्पादन होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में अनुकूलतम उत्पादन का निर्णय आवश्यक है, न कि अधिकतम उत्पादन का। अगला पॉइंट है उत्पादन और विक्रय की बराबरी आवश्यक नहीं है। आपको जो ये पॉइंट दे रखे हैं इन पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है। आज से क्वेश्चन में 4 सीमाएं दे देगा, 3 दे देगा और एक अलग दे देगा। पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी समविच्छेद विश्लेषण की सीमा नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। इस नंबर 1 क्या सीमा है? स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों में विभाजन, उत्पादन लागत पर अन्य अवधि के प्रभाव, लागत का रेखीय व्यवहार होने की सीमा, अधिकतम और अनुकूलतम उत्पादन। अगला पॉइंट है उत्पादन और विक्रय की बराबरी आवश्यक नहीं है। क्लियर? आगे बात करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, सीमाओं के बारे में। अगला पॉइंट है विक्रय मिश्रण में परिवर्तन। विक्रय मिश्रण में परिवर्तन ये भी इसी की सीमाओं के अंतर्गत आता है। यह आवश्यक नहीं है कि विक्रय मिश्रण का अनुपात समान बना रहे। बाजार में वस्तुओं की मांग में परिवर्तन होने पर विक्रय मिश्रण के अनुपात में भी परिवर्तन आ सकता है। ये भी इसकी क्या है? एक लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है? विक्रय मिश्रण में परिवर्तन। अगला पॉइंट है विनियोजित पूंजी की उपेक्षा। अगला पॉइंट क्या है? विनियोजित पूंजी की उपेक्षा। समविच्छेद विश्लेषण में सामान्यतः विनियोजित पूंजी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि यह प्रबंधन के निर्णय का एक महत्वपूर्ण घटक है। अगला है स्थैतिक स्वरूप। स्टैटिक स्वरूप होता है। समविच्छेद विश्लेषण का स्वरूप कैसा होता है? स्टैटिक। अतः लागत और आगम की परिवर्तित दशाओं में यह कम उपयोगी रह जाता है। अगला है शॉर्ट टर्म यूजेज, अल्पकालीन उपयोग। समविच्छेद विश्लेषण जिन विभिन्न मान्यताओं पर आधारित है वे अल्पकाल में कुछ सीमा तक सही हो सकती हैं, लेकिन दीर्घकाल में सही होना संभव नहीं है। क्लियर? अतः यह विश्लेषण दीर्घकालीन उपयोग की दृष्टि से प्रभावशाली तकनीकी नहीं है। ये कैसी तकनीकी है? अल्पकालीन उपयोग की तकनीकी है। अगला पॉइंट है पूर्ण प्रतियोगिता न होने की सीमा। बीईपी में पूर्ण प्रतियोगिता भी नहीं होती। यह विश्लेषण पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है, क्योंकि इनमें यह मान लिया जाता है कि फर्म एक ही मूल्य पर कितनी ही मात्रा में अपने उत्पादन का विक्रय कर सकती है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता। तो हमने क्या क्या पढ़ा? नंबर 1 बीईपी के बारे में जाना, ठीक है, फिर उसकी मान्यताओं को जाना, मान्यताओं के बारे में जाना, उसकी सीमाओं के बारे में हमने जाना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं इनसे उपयोग के बारे में। यूज ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। यूज ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस बात करेंगे। यूज ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछा जाएगा समविच्छेद बिंदु का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। समविच्छेद विश्लेषण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। समविच्छेद विश्लेषण के मुख्य प्रयोग कहाँ हैं? समविच्छेद बिंदु की गणना, कहने का मतलब बीईपी की कैलकुलेशन में।
विक्रय के विभिन्न स्तरों पर लाभ की गणना करने में, वांछित लाभ के लिए बिक्री ज्ञात करना। वांछित लाभ क्या होता है? डिजायरेबल प्रॉफिट, इच्छा के अनुसार लाभ। एक निश्चित संविच्छित बिंदु पर प्रति इकाई नया विक्रय मूल्य ज्ञात करने में, सुरक्षा की सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बात करेंगे आगे। स्थिर और परिवर्तनशील लागतों का संविच्छित बिंदु, बिक्री पर पड़ने वाले प्रभावों का अनुमान लगाने में, प्रस्तावित व्ययों को पूरा करने के लिए आवश्यक विक्रय की गणना, बनाओ अथवा क्रय निर्णय, मेक एंड परचेज डिसीजन, अनुकूलतम विक्रय मिश्रण का निर्धारण, क्षमता परिवर्तन पर निर्णय। क्लियर? इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स बनाते जाएं साथ के साथ, ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं संविच्छित बिंदु की गणना कैसे करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि संविच्छित बिंदु की गणना कैसे करेंगे। हमने जाना ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है। ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा बिंदु जहां पर फर्म को ना तो लाभ होता है ना हानि, ऐसा बिंदु जहां पर फर्म को ना लाभ होता है ना हानि। क्लियर? इसकी विशेषताओं के बारे में जान लिया, मान्यताओं के बारे में जान लिया, सीमाओं के बारे में जान लिया, इसके यूजेज भी हमने जान लिए। अब बात करते हैं इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? आगे इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर? उसके बारे में हम समझेंगे। चलिए जानते हैं बेसिक। देखिए हम सभी जानते हैं कि सेल्स बराबर क्या होता है। सभी जानते हैं कि सेल्स बराबर क्या होता है। सेल्स बराबर होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सब लोग जानते हैं क्या होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अभी हमने पढ़ा कॉस्ट दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है फिक्स कॉस्ट और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? तो इस फॉर्मूले को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, सेल्स बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कोई दिक्कत हो यहाँ तक आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्लियर? सेल्स बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट को 2 भागों में बांट दिया, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से रीड कर लीजिए, इसके बारे में सभी जानते ही होंगे। तो देखिए जो बीईपी को कैलकुलेट करने की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3। नंबर 1 इक्वेशन मेथड, समीकरण विधि, दूसरी है कंट्रीब्यूशन मेथड, तीसरी है बीईपी चार्ट मेथड। तो इन तीनों में सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है कंट्रीब्यूशन मेथड। कौन सा है? कंट्रीब्यूशन मेथड। कंट्रीब्यूशन मेथड जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पूरा जो टॉपिक है कंट्रीब्यूशन मेथड पे बेस्ड है। अब इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं अंशदान विधि। अंशदान विधि। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे आगे। देखिए हाँ, तो कंट्रीब्यूशन बराबर क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बराबर होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? कंट्रीब्यूशन। क्लियर? और क्या हो सकता है? कंट्रीब्यूशन बराबर होता है, क्लियर? मैंने एक फॉर्मूला देखिए यहाँ पे समझिए जरा, मैंने बताया है सेल बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट क्या कर दें? माइनस कर दें। वेरिएबल कॉस्ट क्या कर दें? माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्लियर? अब बचा क्या? इसको ऐसे ऐड कर दें, इसको ऐसे ऐड कर दें, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, और क्या हो सकता है फॉर्मूला? सी बराबर हो सकता है फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट है जोड़ रहे हैं, अगर लॉस होता तो क्या करते? माइनस कर देते। क्लियर? इन सब के अलावा कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला और होता है एस इंटू पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, चलिए जानते हैं पीवी रेशियो के बारे में। पीवी रेशियो क्या होता है? जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है जानेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बारे में। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यह अनुपात अंशदान और बिक्री के मध्य अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त करता है। किसके मध्य?
अंशदान और बिक्री। ठीक है, कहने का मतलब जो पीवी रेशियो होता है, पीवी रेशियो जिसे हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अर्थात लाभ मात्रा अनुपात कहते हैं, ये किस पर बेस्ड होता है? कंट्रीब्यूशन और बिक्री के मध्य अपॉन सेल, किसको? प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का। तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा, पीवी रेशियो बराबर होता है सी अपॉन एस इंटू 100। अगर हमको सी निकालना हो, सी बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई एस इंटू पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कोई डाउट हो तो यहाँ मुझे बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। बात यहाँ तक समझ आ गई? इसलिए इससे अंशदान सीमा अनुपात, कहने का मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी कहते हैं। पीवी रेशियो एक उपयोगी अनुपात है जो विविध प्रबंधकीय निर्णयों की गणना में सहायता करता है। पीवी रेशियो किस में सहायता करता है? विभिन्न प्रबंधकीय निर्णयों के लिए गणना में सहायता करता है, जैसे संविच्छेद बिंदु का निर्धारण करना हो, ठीक है, चाहे बिक्री की निश्चित राशि पर लाभ निश्चित लाभ के लिए, कहने का मतलब डिजायरेबल प्रॉफिट, सेल ऑफ डिजायरेबल प्रॉफिट। मान लीजिए मुझे एक व्यापारी चाहता है कि मुझे इस साल 1 लाख रुपए लाभ कमाना है, तो मैं कितने रुपए की बिक्री करूं कि मुझे 1 लाख रुपए लाभ हो? तो ये इसे बोलते हैं सेल ऑफ डिजायरेबल प्रॉफिट। क्लियर? पीवी रेशियो की गणना के लिए जो फॉर्मूला है क्या है? पीवी रेशियो बराबर होता है सी अपॉन एस इंटू 100। बात यहाँ तक क्लियर? तो हमने जाना, देखो मैंने अभी आपसे बात की थी, सेल बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सभी जानते हैं सेल में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? 2 चीज़ें, एक तो कॉस्ट और प्रॉफिट। कॉस्ट कितने टाइप्स की होती है? 2, फिक्स और वेरिएबल। तो इस फॉर्मूले को हमने इस तरीके से लिखा, सेल बराबर एफ सी प्लस बी सी प्लस प्रॉफिट। क्लियर? इसको ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। किसको? बीईपी को। कंट्रीब्यूशन मेथड, तो हम बात कर रहे थे जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है कंट्रीब्यूशन मेथड, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। क्या था कंट्रीब्यूशन? तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, चलिए कंट्रीब्यूशन के बारे में भी जान लेते हैं। कंट्रीब्यूशन जो है, हाँ, कंट्रीब्यूशन क्या है? अंशदान से आशय विक्रय एवं विक्रय की परिवर्तनशील लागत तथा सीमांत लागत के अंतर से है। सीमांत लागत बोले तो वेरिएबल कॉस्ट, जिसे हम मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील लागत पर बिक्री की राशि के आधिक्य को, कहने का मतलब कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन वो कह रहा है परिवर्तनशील लागत पर बिक्री की राशि का आधिक्य, मतलब एस माइनस बी सी जो है हमारा क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन होगा। क्लियर? अंशदान को कंट्रीब्यूशन मार्जिन या ग्रॉस मार्जिन भी कहा जाता है। चलिए मैं आपसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक वस्तु जिसका सेलिंग प्राइस 20 रुपये है और उसमें कॉस्ट लगती है, वेरिएबल कॉस्ट है उसकी 15 रुपये, तो 5 रुपये क्या है? आप लोगों को लग रहा होगा सीधी सी बात है, कौन नहीं जानता इस चीज़ को, प्रॉफिट हो गया 5 रुपये। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, ये प्रॉफिट नहीं है। इसमें 2 चीज़ें शामिल हैं। एक तो हमारी शामिल है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब कहोगे आप 2 चीज़ें कैसे शामिल हुई? 2 चीज़ें इसलिए शामिल है, मान लीजिए आपने एक वस्तु 20 रुपये की बेचते हो, जिसे आपने 15 रुपये में बनकर तैयार की या खरीदी, उसको आप 20 रुपये बेच रहे हो, 5 रुपये आप कमा रहे हो, तो आप उसे बोलते हो प्रॉफिट है। मैं कहता हूँ वो प्रॉफिट नहीं है, वो क्या है? कंट्रीब्यूशन है। क्यों कंट्रीब्यूशन है? जैसे मान लीजिए 5 रुपये कमा रहे हो, आपकी दुकान है, निजी दुकान नहीं है, दुकान पे किराया लिया, दुकान को किराए पे लिया होगा, उसका भी आप किराया देते होंगे। वहाँ बैठ के दिन भर में चाय पीते हैं, उसका भी किराया खर्चा है, तो वो कहाँ से आएगा? सारा का सारा प्रॉफिट से आएगा। तो प्रॉफिट में क्या हुआ? ये सारी क्या है? मान लीजिए किराया हुआ, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वगैरह हुआ, ये सारे जो खर्चे हम करते हैं पूरे उसमें, और तो कहाँ से करेंगे? जो प्रॉफिट कमाते हैं। तो फिक्स कॉस्ट हो गया नहीं हो गया? कहने का मतलब जो एक वस्तु अगर 20 रुपये की है में बेचा जाता है और उसकी लागत 15 रुपये है, तो 5 रुपये प्रॉफिट नहीं है, बट क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन कहेंगे। बात क्लियर है ना? क्या कहेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन कहेंगे। क्यों कहेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन? मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसमें क्या शामिल होता है? फिक्स कॉस्ट शामिल होता है, और जो बचता है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। इसलिए हमारा एक फॉर्मूला बनता है सी बराबर एफ सी प्लस प्रॉफिट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है? ओके।
आशा करता हूँ यहाँ तक मेरी बातें आपके अच्छे से समझ आ गई होंगी। चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है। पीवी रेशियो के बारे में जानेंगे। पीवी रेशियो के बारे में तो कंट्रीब्यूशन के कितने फॉर्मूले होते हैं, सी बराबर एस माइनस बी सी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट घटा दें, सेल कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, कंट्रीब्यूशन बराबर एस इंटू पीवी रेशियो। जो भी चीज़ें दे रखी हैं कंट्रीब्यूशन हम निकाल लेंगे आसानी से। चलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्लियर, आगे क्वेश्चंस ले लेते हैं। मान लीजिए सेल्स आपको दिया हुआ है, सेल्स आपको दिया हुआ है, सेल्स आपको दिया हुआ है 50 रुपये। कितने रुपए? 50 रुपये, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 40 रुपये। आपसे पूछा गया कंट्रीब्यूशन बताइए। कंट्रीब्यूशन तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सब लोग जानते हैं। कंट्रीब्यूशन बराबर क्या होता है, कंट्रीब्यूशन एस माइनस बी सी होता है ना। एस कितना है 50, बी सी कितना है 40 बराबर 10। क्लियर। आगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए सेल दे रखा है 2 लाख रुपए, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 1,65,000 रुपये। तो कंट्रीब्यूशन बताओ। क्लियर, कंट्रीब्यूशन आप निकाल लेंगे। सी बराबर आप जानते हैं एस माइनस बी सी होता है ना। तो एस कितना है 2 लाख होता है माइनस 1,65,000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 35,000। बात यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट टाइप, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 50,000, प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000। तो कंट्रीब्यूशन बताओ। नहीं निकाल सकते क्या, कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन बराबर एफ सी प्लस प्रॉफिट। तो कितना आ जाएगा 60,000। 50 और 10 60। आगे मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपको दिया हुआ है सेल्स 1,50,000, पीवी रेशियो बराबर दे रखा है 40%, ठीक है। तो आप निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस इंटू पीवी रेशियो, ठीक है। 1,50,000 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15 चौका 60,000। बात यहाँ तक क्लियर हो जाती है, ठीक है। बात आगे आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। बात हम करने वाले हैं पीवी रेशियो की। किसकी बात करने वाले हैं आपसे, पीवी रेशियो। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। पीवी रेशियो बराबर क्या होता है, सी अपॉन एस इंटू 100। सी निकालना आप जानते ही हैं। क्लियर, एस क्वेश्चन में गिवन होगा। एक फॉर्मूला और होता है इसका, जब केवल वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया हो, 1 माइनस बी सी रेशियो। ये नोट्स बनाते जाएं आप, ठीक है, जिससे दिक्कत नहीं हो। 1 माइनस बी सी रेशियो। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। माना ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, सेल दी, आपको फिक्स कॉस्ट दे दी 10,000, ठीक है। प्रॉफिट दे दिया 2,000, ठीक है। सेल दे दी 1,20,000, 40,000 मान लीजिए, 40,000 सेल दे रखी है, ठीक है। आपसे पूछा गया है, आप बताइए पीवी रेशियो बताइए। पीवी रेशियो बराबर क्या होता है, सी अपन एस इंटू 100 होता है ना। तो सी कैसे निकालेंगे, एफ सी प्लस प्रॉफिट, दोनों को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 12,000। फॉर्मूला हम जानते हैं, कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल कितनी है 40,000 इंटू 100। क्लियर, 2 जीरो से कैंसिल आउट, 4 3 12, 30% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बीपी कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं,
ये सारी चीज़ें हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपके अच्छे से समझ आई होंगी। मैंने जहाँ तक अच्छे से समझाया है, कोई अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कपिल कुमार ऑफिशियल के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए, मस्त रहिए, कोरोना से थोड़ा बच के रहिए। इस समय माहौल थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। ओके।